नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीजफायर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। केरन सेक्टर में एलओसी पार हमले में 4 पाक चौकियां तबाह, कई हताहत। कांग्रेस ने की ओआरओपी के तहत सैनिकों को वाजिब हक दिलाने की मांग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। बीजेपी का जवाब, सैनिकों के लिए प्रतिबद्ध सरकार। पाकिस्तान में सूचना मंत्री मंत्रिमंडल से बर्खास्त। सेना के दबाव में नवाज शरीफ ने लिया फैसला। सेना और सरकार में तकरार की खबरें हुई थी लीक। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पाकिस्तान के साथ खिताबी भिड़ंत आज। न्यूजीलैंड को हरा टीम इंडिया का वनडे सीरीज पर कब्जा। और प्रकाश और समृद्धि का पर्व दीपावली आज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री। खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। नियंत्रण रेखा के पार भारत ने शनिवार को पाकिस्तान की 4 पोस्ट पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी। पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच शनिवार को मंछल सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। शनिवार को भारतीय सेना के जवानों ने सीमा पार से हो रही गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के 4 पोस्ट तबाह कर दी। इसमें कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं। शनिवार को सीमा पार से हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन में आरएसपुरा और माछिल सेक्टर को निशाना बनाया गया। इसके बाद केरन सेक्टर में भी गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से भारी मोर्टार भी दागे गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि हमारी सेना और जवान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। देश को पूरे हमारे सेना के सुरक्षा के जवानों पर यकीन करना चाहिए, पूरा भरोसा रहना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं यह बात, और देशवासियों को मैं संदेश दे रहा हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं है। सीमा पार से लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन की जवाबी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भारतीय सेना की तारीफ की है, लेकिन पार्टी ने भारतीय जवानों के शहीद होने पर प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा है। 29 तारीख की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद लगभग 2 दर्जन सीज फायर वायलेशन हुए, जिसमें हमारे कई सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सर्वोच्च कुर्बानी करनी पड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उग्रवाद से लड़ने और पाकिस्तान से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति क्या है, ये प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें। उधर पाकिस्तान सेना की तरफ से हो रही गोलीबारी झेलने वाले इलाकों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते इन इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। हालात सर इन्ने के खराब ने जुदा अंदाज कोई नहीं, लोग पूरी दस्त बेचने कि पाकिस्तान को हम कुछ भी कर सकते। शुक्रवार रात भी माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की थी। आतंकियों ने एक जवान की हत्या कर शव को क्षत विक्षत कर दिया था। इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सेना ने कहा था कि इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के 6 इलाकों से कल कर्फ्यू हटा लिया गया। अलगाववादियों के मार्च को देखते हुए शुक्रवार को ये कर्फ्यू लगाया गया था। अब घाटी में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू है। सीआरपीएफ ने घाटी में कई नए चेक पोस्ट बनाए हैं। इसका मकसद कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से बेहतर तरीके से निपटना है। इस बीच श्रीनगर में कई लोगों ने स्कूल बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि स्कूल तुरंत खोले जाए ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। घाटी में 9 जुलाई से ही स्कूल कॉलेज बंद है। गिलानी साहब की खुद की जो पोती है, जो डीपीएस दर में जिनने एग्जाम दिया है, तो हमारी बच्चों के लिए ममूनियत क्यों है? हमारे बच्चों ने कौन सी गलती की है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं? हम अनपढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अनपढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते ये। अगर उनके बच्चे अनपढ़ हैं, हम बोलेंगे हमारे बच्चे अनपढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब उनके बच्चे फॉरेन कंट्रियों में पढ़ रहे हैं तो हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे तो यही पब्लिक लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुए फरहद खान को लेकर कई खुलासे हुए हैं।
नेटवर्क मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फरहत पिछले 18 सालों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने फरहत को गिरफ्तार किया था। आरोपी को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फरहत को कई घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। फरहत को शुक्रवार शाम पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फरहत पिछले 11 महीने से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के PA के तौर पर काम कर रहा था। फरहत को हमने अरेस्ट कर लिया और अभी मेडिकल के लिए गया हुआ है। कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन में इसका इंट्रोगेशन हो ठीक से। काफ़ी सालों से ये इन्वॉल्व है। मुनव्वर सलीम ने पूरी घटना पर अफसोस जताया और कहा कि वो हर तरह की जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। अभी लगभग 11 महीने पहले उन्हें PA की हैसियत से मैंने मौका दिया था। राज्यसभा सचिवालय से उनकी सभी तरह की जांचें हुई थी। दिल्ली पुलिस ने भी की थी, UP पुलिस ने भी की थी। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस जासूसी नेटवर्क के दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। उसे लगता है कि कई लोग पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर के संपर्क में थे। अख्तर को गुरुवार को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना के मामले में प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी को लेकर सरकार ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। सरकार ने सेना के मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ने की अपील की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 1 रैंक 1 पेंशन को ठीक से लागू करने की मांग की थी। चिट्ठी में उन्होंने सैनिकों के वेतन भत्तों के अलावा अन्य शिकायतों को भी दूर करने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में सरकार के कई फैसलों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि सरकार के फैसलों ने सैनिकों में विश्वास जगाने के बजाय परेशानी खड़ी की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लिखा कि हमारे जवान रोजाना देश की रक्षा के लिए जीवन दांव पर लगाते हैं। ऐसे में उन्हें दिखाया जाए कि हम उनकी और उनके परिवार की चिंता करते हैं। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार की आलोचना के साथ ही विकलांगता पेंशन में कटौती के सरकारी फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सैनिकों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। NDA की घटक अकाली दल ने भी सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के कदमों की सराहना की। नरेंद्र मोदी जी सैनिकों से बहुत प्यार करते हैं। ये दिवाली सैनिकों को समर्पित की है और 1 रैंक 1 पेंशन का काम जो कांग्रेस इतने दिन से लटका रही थी वो आखिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। चिट्ठी की शुरुआत में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा में ITBP के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जजों की नियुक्ति में देरी पर विधि मामलों की संसदीय समिति ने चिंता जताई है। समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने इसे गंभीर मामला बताया। वहीं सरकार का कहना है कि पिछले 2 साल में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का औसत वार्षिक दर नहीं घटा है। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विधि मामलों की संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। संसदीय समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने हाईकोर्ट में जजों की कमी को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इससे हालात ऐसे हो सकते हैं जहां लोगों को इंसाफ मिलने में मुश्किल आएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले पर विचार विमर्श के लिए सभी पक्षों को बुलाया गया है और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेंगे। एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय होना चाहिए, पर जब तक उसमें सहमति नहीं बनती सरकार और कोलिजियम के बीच में, तब तक जो वर्तमान मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके तहत सब वैकेंसीज को भरा जाना चाहिए, जो भी रिक्त स्थान है। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जानबूझकर न्यायपालिका के साथ टकराव पैदा कर रही है। इसीलिए एक ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है जिससे कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा किया जा रहा है और सरकार ये जानबूझ के कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1079 कर दी गई है और NDA शासन के तहत हाईकोर्ट रिक्तियों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
पीटीआई ने सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि पिछले 2 साल के दौरान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का औसतन वार्षिक दर नहीं घटा है। हालांकि अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच नई नियुक्ति नहीं हुई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के भावी राजनीतिक कदम पर सस्पेंस बरकरार है। कई दिनों तक कांग्रेस से वार्ता करने के बाद सिद्धू अब फिर आम आदमी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी छोड़कर आवाज़े पंजाब का गठन करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के अगले राजनीतिक कदम का सबको इंतजार है। आम आदमी पार्टी से वार्ता विफल होने के बाद उनकी कांग्रेस से भी बातचीत हुई, लेकिन सिद्धू एक बार फिर आम आदमी पार्टी से चर्चा कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी के साथी शिरोमणि अकाली दल ने सिद्धू पर कटाक्ष किया है। क्योंकि राजनीति होंदी असूलों की, लोग पार्टी छड्डदे आ किसी सिद्धांत नूं लैके छड्डदे आ, जे जॉइन करदे आ तां किसी असूल दे देख के करदे आ, कोई नीति नूं देख के करदे आ। इत्थे कल्ला घर नूं देख के कि मैनूं की मिलेगा, मेरी घर वाली नूं की मिलेगा, इहदे नाल कदी राजनीति अगे नहीं वधदी। लोग बड़े सियाणे हो। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू से बातचीत का बचाव किया और कहा कि बिना किसी शर्त के सिद्धू को पार्टी में आना होगा। साडे नाल जेड़ा बंदा आके जुड़दा अनकंडीशनल आके जुड़दा, और पंजाब जे इदां लुभा के जो हुण इस वेले होर पार्टीज कर रही हैं ने, फिर ते कदों दे ज्वाइन कर गए हुंदे सानू। साडी सिर्फ उन्हां नाल बुनियादी तौर ते गल हो रही है कि पंजाब किवें बचाउणा है। सिद्धू फिलहाल इंतजार करने के मूड में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही आवाज़े पंजाब का विलय चाहती हैं। इस पर सिद्धू को आखिरी फैसला करना है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। ओडिशा सरकार चक्रवाती तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी के मद्देनजर समुद्र तटीय इलाकों में चेतावनी टावर लगा रही है। भुवनेश्वर में आपदा तैयारी दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि 122 स्थानों पर ऐसे टावर लगाए जाएंगे। 17 साल पहले 1999 को ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान में 10,000 लोग मारे गए थे, जिससे ओडिशा अभी तक नहीं उबर पाया। 2013 में फैलिन और 2014 में हुदहुद तूफान ने स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि राज्य सरकार ने ऐसी आपदाओं से बचने के लिए टावर लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। ये 25वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। वे दिवाली के मौके पर देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात जवानों के हौसले पर अपने विचार रख सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम के पिछले संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की सशस्त्र सेना नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वर नाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और अब बात दीपावली की। देश भर में दीपावली का देश भर में दीपावली का उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली के जश्न में डूबे हैं। मथुरा और उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं सभी शहरों में सजावट के शानदार नज़ारे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री आज सीमा पर जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। दिल्ली हो या मुंबई, हुबली या फिर तिरुवनंतपुरम, देश में हर जगह इन दिनों दिवाली की धूम है। दिल्ली में जहां लोगों ने रॉकेट छोड़कर दिवाली मनाई, तो वहीं मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को रोशनी से सजाया गया। हुबली और तिरुवनंतपुरम में भी लोगों ने आतिशबाजी कर दिवाली का जश्न मनाया।
आज यहाँ पर स्टेडियम में हमने दीपावली का खास त्योहार बनाया है और ये दीपावली का त्योहार बहुत अच्छे तरीके से बनाया हमने अपने हिंदू भाइयों के साथ बनाया, हिंदू मुस्लिम। दिवाली की इस उमंग में मथुरा की विधवाएं भी पीछे नहीं रहीं। विशेष पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने दिए जलाकर खुशी का इजहार किया। मौका दिवाली का हो तो असम के लोग भला कैसे पीछे रहते। गुवाहाटी में फुलझड़ी हाथों में थामे इन बच्चों ने खूब धूम मचाई। वहीं हैदराबाद में छात्राओं ने रंगोली बनाकर इस बार की दिवाली को और ज्यादा रंगीन बना दिया। सब जैन, इस्लाम, हिंदू, स्त्री, ये सब सिर्फ नाम अलग है, बाकी है तो सब एक ही ना। उनमें भी व्रत होता है, हमें भी रोजा होता है, वो भी बंदगी करते हैं, हम भी बंदगी करते हैं, तो फिर डिफरेंट काय का। देश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आगरा और लखनऊ समेत कई जगह लोग खरीदारी में जुटे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। त्योहार के मौके पर देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़े शहरों में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के बाजारों, मॉल और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सड़कों से लेकर बाजारों तक दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। वो हर संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं ताकि कोई चूक न हो। दिवाली की खरीदारी करने लोग भी बड़ी तादाद में बाजारों में आ रहे हैं। वहां भी पूरी नजर रखी जा रही है। फेस्टिवल सीजन है और भी बहुत सारे इवेंट्स जो हैं लाइंड अप हैं, तो उसके मद्देनज़र तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। पुलिस जो है पूरी तरह से चौकस है, अलर्ट है और हमारे अरेंजमेंट्स दे आर इन फुल प्लेस। बाजारों के साथ संवेदनशील स्थानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने उन जगहों की पहचान की है जो सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं। दिवाली के मद्देनज़र पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई गई है और पूरे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं इसकी सिक्योरिटी रिव्यू की गई है और सभी जगह पेट्रोलिंग और चेकिंग जारी है और जहां जहां पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा लगानी है लगाए हैं और जो भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स लेने सारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जाएंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमांडो को भी तैनात किया गया है। सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। दीपावली के मौके पर पटाखों, फुलझड़ियों के लिए खरीदारी जोरों पर रही। हालांकि लोग पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंतित भी दिखे, लिहाजा कई लोगों ने पटाखों की खरीद में कटौती की है। लोगों से भरा सदर बाजार इन दिनों दिवाली की खरीदारी के लिए पसंदीदा जगह बना हुआ है। महिलाओं और बच्चों में पटाखों की खरीद के लिए खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी है हमारे लिए और अलग अलग वैरायटी के बम आए हैं। लक्ष्मी बम और रॉकेट ये सब अच्छे आए हैं। हम चाहते हैं कि इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत अच्छी हो। इस बार की दिवाली बहुत अच्छी रहेगी हमारी और बम पटाखे खरीद रहे हैं, ये गिफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं। काफ़ी अच्छी रहेगी हमारी इस साल की दिवाली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बुजुर्ग कम पटाखे छोड़ने की सलाह देते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है। इस बार की दिवाली में यही खासा बस फैमिली के लिए एंजॉय, क्रैकर्स तो है ही नहीं जो पिछली दिवाली से, ना फायदा है क्रैकर जलाने का। ये पहले ही पता लग गया था हमें न्यूज़ पे कि वहाँ विस्फोटक पदार्थ काफ़ी आ रहे हैं जो आँखों को नुकसान दे सकते हैं, तो इसलिए हमने सिंपल चीज़ ली है जो पुरानी पहले लिया करते थे। सरकार ने दिवाली के मौके पर कम पटाखे छोड़ने की अपील की है। लक्ष्मी बम, पैरट बम और गोला बम, इन सारे बमों की खरीद फरोख्त दिल्ली के सदर बाजार में हो रही है। दरअसल ये किसी युद्ध की तैयारी के लिए नहीं हो रही है, बल्कि मौका है दीपावली का। इस मौके पर ये बम ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। कैमरामैन सुदीप्तो के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दीपावली पर पूरा देश दियों की रोशनी से जगमगाएगा। पटाखों का शोर हर घर में होगा, लेकिन वहीं ये पटाखे हमारे लिए और पर्यावरण के लिए खतरा भी होते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रोशनी और दीपों का त्योहार दीपावली हर साल देश भर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। त्योहार के दौरान घरों को खास तरीकों से सजाया और संवारा जाता है। दीपावली पर घरौंदे और रंगोली की सजावट आधुनिकता के दौर में भी लोगों ने नहीं भुलाई है। इस
दौरान आतिशबाजियों को लेकर भी लोगों में खास रोमांच देखने को मिला है, लेकिन दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण को लेकर आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं और बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं या जिनको दमे की शिकायत है या किसी किस्म के फेफड़े की बीमारी है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे दमा है, चाहे निमोनिया है, इन सब चीज़ों के मरीजों के ऊपर इसके प्रकोप जो है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं पॉल्यूशन के। आतिशबाजी न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा रही है, बल्कि इस दौरान होने वाली भी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। इसे लेकर खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। बच्चों को हरगिज अकेले पटाखे न जलाने दें, बच्चों को अधजले पटाखे न छूने दें, बम को हाथ में लेकर न चलाएं, रॉकेट चलाते वक्त भी इसका सिरा ऊपर की ओर ही रखें। आतिशबाजी करने की जगह पर पानी जरूर रखें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में या किशोरावस्था में होते हैं, उनको अनअटेंडेड छोड़ना ठीक नहीं है। एडल्ट्स जो हैं वो अपने सामने उनको करें। जो भी पटाखे छुड़ाएं, हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि हम लोग के सामने छुड़ाएं और बिल्कुल प्रॉपर सेफ्टी के साथ छुड़ाएं। हालांकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग ज्यादा शोर और धुएं वाले पटाखों से परहेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स को सारे फॉलो करा है हमने, स्ट्रिक्टली नो चाइनीज क्रैकर्स। हम पूरे गवर्नमेंट के साथ हैं, हमने कोई भी एक चाइनीज पटाखा नहीं बेचा है, सारे इंडियन माल हैं हम पे। जितने भी कॉक ब्रांड से लेकर स्टैंडर्ड तक सारे पटाखे हैं। दिवाली से पहले और उसके बाद पर्यावरण में इसका असर दिखता है, लेकिन प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी हर किसी की है। पटाखों को लेकर कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जानकारों ने भी प्रदूषण पर अपनी चेतावनी दे दी है। अब अगर जानकारी होते हुए हम इस पर ध्यान ना दें तो इसे हमारी नासमझी ही कहेंगे, जिसका खामियाजा हम हर साल की तरह इस साल भी भुगत सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस साल पटाखों की दिवाली की जगह इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दीपावली की धूम चारों तरफ दिख रही है। इस मौके पर राज्यसभा टीवी में भी पूरे उत्साह के साथ दीपावली का जश्न मनाया गया। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्री परवेज राशिद को बर्खास्त कर दिया है। ये बर्खास्तगी डॉन में नवाज शरीफ सरकार और सेना के बीच मतभेद की खबर लीक होने के बाद की गई। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रवक्ता मुसादिक मलिन ने बताया कि शुरुआती जांच में राशिद के खिलाफ सबूत मिले हैं। उन्होंने बताया कि लीक की जांच आखिरी चरण में है और जो नतीजे आएंगे उन्हें मीडिया के सामने रखा जाएगा। राशिद को नवाज शरीफ का खास माना जाता है। और अब कुछ खेल की खबरें। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए आखिरी वनडे में भारत ने 190 रनों से जीत हासिल की। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 269 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने फॉर्म में वापसी करते हुए 57 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 65 रन का योगदान दिया। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 41 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और वो अंत तक नहीं उबर पाए। भारत की तरफ से लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 18 रन देकर 5 विकेट लिए। अमित मिश्रा को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। हॉकी में भारत एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है, जहां आज उसका सामना पाकिस्तान से होगा। भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तीसरी बार जगह बनाई है। 2011 में भारत ने यह खिताब अपने नाम किया था, जबकि 2012 में वो पाकिस्तान के बाद उप विजेता रहा था। दोनों ही टीमों पर मैच जीतने का दबाव होगा। इससे पहले बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण कोरिया को भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मैच की शुरुआत में भारत ने गोल कर बढ़त हासिल की, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जल्द ही दक्षिण कोरिया ने वापसी की।
लेकिन रमनदीप सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया। पेनाल्टी शूटआउट में जब कप्तान और गोलकीपर PR श्रीजेश ने दक्षिण कोरिया के 5वें प्रयास को बचाया तो चारों तरफ जश्न का माहौल बन गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। और इधर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना करने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज जयंती है। 1909 में आज ही के दिन मुंबई के एक पारसी परिवार में डॉक्टर भाभा का जन्म हुआ। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप को ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिसकी बदौलत भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल है। भौतिक विज्ञान और गणित में उनकी रुचि शुरुआत से ही थी। ये डॉक्टर भाभा की काबिलियत थी जो उन्होंने वक्त से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान शुरू किया। डॉक्टर होमी भाभा 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी बने। उन्हें 1954 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के मोंट ब्लैंक पर्वत पर एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर भाभा अपने अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। उनके सम्मान में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। और मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी आवाज़ लोगों को सुकून बख्शती थी। गजल, ठुमरी, टप्पा, दादरा और ख्याल पेश करने वाली बेगम अख्तर गुजरे जमाने की सदाबहार गायिका थीं। दिल को छू लेने वाली मखमली आवाज की मलिका बेगम अख्तर लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी बेगम अख्तर की आवाज का जादू बरकरार है। उनके गाने रूह को सुकून देते हैं। 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक कुलीन परिवार में जन्मी बेगम अख्तर को 7 साल की उम्र से ही गाने का शौक था। महज 15 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार अपना कलाम पेश किया तो मशहूर कवियत्री सरोजनी नायडू उनकी आवाज पर फिदा हो गई। बेगम अख्तर को गजल, ठुमरी, टप्पा, दादरा और ख्याल पर महारत हासिल थी। उनकी आवाज में चंचलता और शोखी थी तो दिल को छू लेने वाली गहराइयां भी। उन्हें हिंदुस्तान में मलिकाए गजल के नाम से जाना गया। बेगम अख्तर को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। 30 अक्टूबर 1974 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीज फायर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। केरन सेक्टर में LOC पार हमले में 4 पाक चौकियां तबाह, कई हताहत। कांग्रेस ने की OROP के तहत सैनिकों को वाजिब हक दिलाने की मांग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। बीजेपी का जवाब, सैनिकों के लिए प्रतिबद्ध सरकार। पाकिस्तान के सूचना मंत्री बर्खास्त। सेना के दबाव में नवाज शरीफ ने लिया फैसला। सेना और सरकार में तकरार की खबरें हुई थी लीक। एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पाकिस्तान के साथ खिताबी भिड़ंत आज। न्यूजीलैंड को हरा टीम इंडिया का वनडे सीरीज पर कब्जा।
प्रकाश और समृद्धि का पर्व दीपावली आज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। सीमा पर जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे प्रधानमंत्री। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए महामहिम राज्यपाल।